नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश पावड़े। मैं आप आज से आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश जी का कालजयी नाटक, उसी के बारे में आज बात करने आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण शायद मैं डायरेक्ट फेसबुक लाइव के माध्यम से आप तक नहीं पहुँच पाया, बहुत कोशिश करने के बावजूद। तो फिर ये तय हुआ गीता जी और हमारा कि शायद एक अच्छा वीडियो बना के भेज दे तो जो मैं कहना चाहता हूँ आप तक पहुँचे। तो आज इसी कड़ी में मैं अपना जो विषय है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले मेरा मंच और गीतांजलि जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इस विषय पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। और असल में बात ये है कि ये विषय मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है। आषाढ़ का एक दिन ये जो नाटक है ये मेरे बहुत ही करीब का नाटक है। मैं जब आज पीछे जाकर सोचता हूँ तो मुझे अभी भी याद है कि शायद 25 साल पहले मैंने इस नाटक को पहली बार निर्देशित किया था। ये मेरे जीवन का पहला बड़ा नाटक था जिसको मैं निर्देशित कर रहा हूँ। इसके बाद में भी मैंने 2 बार उसका मंचन किया है। और आज जब मैं 25 साल के बाद में सोचता हूँ कि क्या है ऐसा इस नाटक में कि आज भी मुझे लगता है कि आज भी मैंने इसका मंचन करना चाहिए। तो मूलतः तात्पर्य ये है कि ये नाटक अपने आप में ही एक कंप्लीट, एक संपूर्ण नाटक है और इसलिए हम इसको कालजयी भी कहते हैं। इसकी प्रासंगिकता देखिए, 25 साल पहले भी मुझे वो प्रासंगिक लग रहा था, आज 25 साल बाद भी मुझे वो प्रासंगिक लग रहा है। तो निश्चित तौर पर मोहन राकेश की सभी कृतियों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं आषाढ़ का एक दिन जो मेरे करीब है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी नाटक उनके हैं उसकी ये मुझे बहुत मैं करीब पा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और रचना के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, शैली के स्तर पर, आशय के स्तर पर ये एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अब इस तरीके का ये नाटक है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत ही सीधा साधा सपाट नाटक है, मतलब एक यथार्थवादी नाटक हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो एक अस्तित्ववादी नाटक का जो ताना बाना है वो भी आपको इसमें मिलेगा। और हर किसी निर्देशक को ये एक चुनौती दे इस तरीके का ये नाटक है। हर बार एक नया परिप्रेक्ष्य, हर बार एक नया पर्सपेक्टिव, हर बार उसकी नई नई परतें खुलती है। तो इस तरीके से ये नाटक जो है ये हर रंगकर्मी के लिए, हर निर्देशक के लिए और निश्चित तौर पर अभिनेताओं अभिनेत्री के लिए भी ये एक चुनौती भरा नाटक है। तो आमतौर पर देखिए कि ये नाटक मैं ये समझता हूँ कि कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा, कई सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा, क्योंकि देश भर में इसके मंचन होते हैं, आज भी हो रहे हैं। विगत 50 सालों से इसके मंचन अलग अलग जगह हो रहे हैं। तो मैं इसका जो सरोकार है मैं समझता हूँ कि इसे आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, इसे आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, इसे आप सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, इसे आप समकालीनता के संदर्भों में देख सकते हैं, इसे आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि एक अंतर विरोध का नाटक है, नाटक में कई अंतर विरोध है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही इस तरीके का नाटक है कि आपको हर तरीके से वो, अगर आप पाठक हैं तो पढ़ने के बाद में शायद आप वो महसूस करेंगे, आप दर्शक हैं तो शायद हो सकता है कि उसका मंचन देखकर भी आप करेंगे। मूलतः आप देखेंगे तो 3 इसमें मुख्य चरित्र है और ये मुख्य चरित्र के आसपास ही ये पूरे नाटक का ताना बाना बुना हुआ है मोहन राकेश जी ने, जिसमें मल्लिका है जिसे हम इस नाटक की नायिका कह सकते हैं, कालिदास है, इसे हम इस नाटक का नायक कह सकते हैं, और तीसरा विलोम है जिसे आप प्रतिनायक कह सकते हैं। अगर हम किसी सिद्धांत की बात करें, पात्र संविधान की बात करें तो इस तरीके से। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो आप कभी कभी तो जाके ऐसा लगता है कि इसका असली नायक तो विलोम ही है, क्योंकि जिस तरीके से विलोम को मोहन राकेश जी ने रखा है पूरे नाटक में, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कैरेक्टर वो है। लेकिन ठीक है, जो नाटक हमारे सामने है उसको देख के हम बात करेंगे। तो मूलतः ये जो तीनों कैरेक्टर है, तो ऊपर से देखा जाए तो ये एक बहुत ही सीधी सपाट प्रेम कहानी है। ठीक है, कालिदास है, विलोम है, और ये दोनों के बीच में तीसरा कौन, मल्लिका का है। मल्लिका जी जान से कालिदास को प्यार करती है,
विलोम कालिदास को मतलब मल्लिका को प्यार करता है, और इस तरीके से एक द्वंद्व जो है वो कालिदास और विलोम के बीच में आ जाता है। तो ये सीधा सपाट एक प्रेम का त्रिकोण आपको दिखेगा अगर वैसे भी आपने ये नाटक देखा और अगर नाटक पढ़े तो। लेकिन जैसे जैसे आप नाटक बहुत ही बारीकियों के साथ में, नाटक उसके बिंबों के साथ में, उसमें जो भी प्रतिमाएं हैं उनके साथ में, उसके अंतर्विरोध के साथ में अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो एक बहुत ही नया परिप्रेक्ष्य उसमें दिख पड़ेगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि अगर नाटक का पहला शब्द और आखिरी शब्द आप जाइए, या पूरे नाटक में देखिएगा, पूरे नाटक में प्रकृति एक चरित्र के रूप में आपने उसको दिखेगी, एक चरित्र के रूप में वो पूरे नाटक में आपको दिखेगी, बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखेगी। तो इस तरीके के मुझे लगता है कि मल्लिका जो है यह एक प्रकृति का रूप है, ठीक है, और कालिदास जो है ये मुझे एक सर्जक या एक सृजनशील कवि हो, लेखक हो, नाटककार हो, इस तरीके से मुझे दिखता है। और जिस तरीके से व्यवहार के रूप में विलोम आता है, तो मुझे वो दो बिंबों का प्रतिनिधि लगता है। एक तो सबसे पहली बात है कि मानवीयता का, ह्यूमैनिटी का एक सिंबल मुझे उसमें दिखता है, और साथ ही व्यावहारिक जीवन का जो है, व्यावहारिकता वाला जो मामला है वो मुझे उसमें दिखता है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों के बीच जो संघर्ष है, ये संघर्ष जो है ये बहुत ही पैना है, बहुत ही तीखा है, बहुत ही गहन है, और बहुत ही नए नए अर्थों को बताने वाला है। अब उसका संबंध आप अगर देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि कितनी क्षमता इस नाटक में है कि इसको आधुनिक भावबोध के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, कि एक तरफ सृजनशीलता, उसको मिलने वाले प्रबोधन, एक तरफ प्रकृति, और फिर प्रकृति से कालिदास ने जो किया वो प्रकृति द्रोह, और उसके बाद में फिर जो एक नाटक का नया परिदृश्य उभरता है। तो मुझे ये लगता है कि इस एक समय ऐसा आता है कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ रही हो, तो कालिदास परिस्थिति को, सिस्टम को, व्यवस्था को, अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो स्खलित हो जाता है, वो प्रवाह पतित हो जाता है, सत्ता को शरण जाता है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि सृजनशीलता, सृजनशीलता और सर्जक का सत्ता, व्यवस्था और प्रवाह को सरेंडर हो जाना, उसको अपने आप को उनके अपने हाथों में सौंप देना, तो यहाँ प्रकृति से उसका नाता टूटता है। और यहाँ देखिए नाटक में ऐसे ही है कि पहले तो वो जाना नहीं चाहता, लेकिन बाद में खुद मल्लिका उसको कहती है कि आपको बड़ा बनना है, आपको एक बड़ा साहित्यकार बनना है, बड़ा कवि बनना है, और जो प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है सभी के लिए आपको जाना चाहिए। तो अंततः अनमने ढंग से कालिदास चले जाता है। यहाँ विलोम आके खड़ा हो जाता है, विलोम फिर पूछता है कि आप अब जा रहे हो तो मल्लिका का क्या होगा, क्योंकि जाहिर है कि विलोम भी मल्लिका पर उतना ही प्रेम करता है, मल्लिका नहीं करती ये बात अलग है, लेकिन विलोम की जो भूमिका यहाँ दिखती है वो व्यवहार की भूमिका है, वो मानवता की भूमिका है, कि आप चले जाओगे, मल्लिका आपके प्रेम में है, आपके जाने के बाद मल्लिका का क्या होगा। तो यहाँ इस तरीके का ये त्रिकोण आप दिखता है, और अंततः कालिदास चले जाता है। तो 3 अंकों में ये पूरी कहानी विभाजित है। दूसरे अंक में आप देखेंगे कि पूरा जो विरह की भावना है, जो प्रतीक्षा की भावना है, वो आपको उसमें मिलेगी। और देखिए शुरुआत जो प्रकृति का रूप इसमें दिखता है कि मेघ गरज रहे हैं, वर्षा आ रही है, बड़ी बड़ी उपत्यकाओं में जो हवाओं का झोंका चल रहा है, और कुल मिलाकर जो प्रकृति का वर्णन किया है। जैसे ही कालिदास चले जाता है तो द्वितीय अंक में आप यही प्रकृति, यही बारिश, यही मेघ गर्जना, वही उपत्यकाएं का टोन जो है, टेक्सचर जो है वो बदल जाता है। और फिर हम तीसरे अंक में जाएंगे तो तीसरे अंक में भी यही प्रकृति है। अब मैं इस तीसरे अंक में देखिए, तीसरे अंक का जो बारिश है, जो मेघ गर्जना है, कुल मिलाकर जो एम्बियंस नेचर का बना हुआ है, वो तीसरे अंक को सूट होता है। वो कहीं बोझिल भी है, कहीं तीव्र है, कहीं उग्र भी है, कहीं ठहराव वाला है, कहीं जो अंतर्द्वंद को रिप्रेजेंट करता उस तरीके से होता है। तो आप पूरा अगर लीनियर लाइन में देखेंगे तो परिस्थिति के साथ, भाव के साथ, उस समय का जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसके साथ में प्रकृति भी अपना रूप हर अंक में बदलती है।
अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर टोटल नाटक के बारे में देखा जाए तो तीसरा अंक मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि यहाँ जो नाटक का पटाक्षेप होने से पहले जो कुछ अंतिम अंक में कालिदास और मल्लिका की जो अंतिम मुलाकात होती है, यह तो इतनी टीस भरी है, इतनी कसक भरी है, और जीवन के संदर्भ में, अस्तित्व के संदर्भ में, मानवीय रिलेशन जो शिप है या रिश्ते नाते, उसके संदर्भ में एक नया वास्तव, एक नया यथार्थ यहाँ प्रकट होता है। अब जैसे मैंने कहा कि ये तो एक प्रेम के मतलब जो त्रिकोण है, उसके बहाने मोहन राकेश जी पूरा जीवन का यथार्थ, जीवन का वास्तव और पूरे अस्तित्व के प्रश्न अपने सामने यहाँ रखते हैं। तो अब कई स्तर पर आप इसको देख रहे हैं। एक तरफ सत्ता के अधीन हो जाना कालिदास ने, प्रकृति से दूर हो जाना, तो ये उसका प्रकृति द्रोह है। और जैसे प्रकृति द्रोह करके वो बाहर निकलता है, तो उसकी जो सृजनशीलता है, मैं सृजनशीलता के बिंब के रूप में मैं कालिदास को देखता हूँ। तो यहाँ कट जाता है अपने परिवेश से कालिदास, और उसका जो पतन है, उसका मानसिक और उसका कुल मिलाकर सृजनात्मक जो पतन है, वो वहाँ शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो प्रतीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे बिंब जो है, ये अंतर्द्वंद को अधिक तीव्र बनाने वाले प्रतीक है। और फिर इस तरीके से देखेंगे तो मोहन राकेश क्या करते हैं, अंततः विलोम को लेकर, मल्लिका को लेकर, कालिदास को लेकर वो इन रिश्ते नातों की है ना एक तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। अब देखिए, जब तक कालिदास मल्लिका के साथ में है तो वह ऊर्जावान है, वह सृजनशील है, लेकिन जैसे ही वह इस प्रकृति से दूर हो जाता है तो उसके पतन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस व्यू को अगर आप समझेंगे तो आगे मैं जो कुछ कहने वाला है वो बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है। अब यहाँ प्रकृति नायिका के रूप में मल्लिका आ गई है, सृजनशील तत्वों के रूप में कालिदास दिखाई दे रहा है, व्यवहारिकता और मानवीयता के रूप में हम यहाँ विलोम को देख रहे हैं। तो इसके साथ में ये तीनों रिलेशनशिप जो है, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमें देखना होगा। हम ऊपरी तौर पर अगर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम वहाँ तक पहुँचे। यहाँ प्रकृति के रूप में मल्लिका एक शाश्वत मूल्य के रूप में आती है, और असल में ये शाश्वत मूल्य जो है ये प्रकृति है, तो प्रकृति अंततः एक शाश्वत मूल्य ही है। कालिदास को लेकर बात करेंगे तो ये एक प्रवाह पतित सर्जक है, और जब प्रकृति और सृजनशीलता के बात आती है और जब वो प्रवाह पतित हो जाता है तो यहाँ फिर नैतिकता और सृजनशीलता के प्रश्न सारे खड़े हो जाते हैं। और फिर यहाँ जो अंतिम और महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो है विलोम की, और अंतम जो उसका है तो मानवीयता के स्तर पर और व्यावहारिकता के स्तर पर भी विलोम मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगता है, क्योंकि वो हमेशा मल्लिका को सुरक्षित रखना चाहता है, वो मल्लिका की केयर करता है, वो मल्लिका के बारे में सोचता है कि इसको कोई तकलीफ ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ देखिए, प्रतिनायक होते हुए भी विलोम प्रकृतिनिष्ठ है। यहाँ कालिदास प्रकृति द्रोह के रूप में हम उसको देखते हैं, और वही हम विलोम को प्रकृति निष्ठ के रूप में देखते हैं। तो एक नया दृश्य, एक नया परिदृश्य, एक नया परिव्यू जो है हमारे सामने यहाँ दिखता है। अब प्रकृति सर्जना मूलतः देखा जाए तो ये द्वैत संबंध है। हम आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल भाषा में बोलते हैं कि एक रूप होना, तो असल में कालिदास और मल्लिका ये द्वैत संबंध का प्रतीक है। और इसीलिए ये एक मूलभूत सूत्र भी है, ये जीवन का, ये अपने आयुष्य का ये मूलभूत सूत्र है। लेकिन जैसे ही ये सूत्र भंग हो जाता है तो यहाँ जो कालिदास का काल का दास हो जाना है, या कालिदास का जो पतन है वो शुरू हो जाता है। और कुल मिलाकर जो प्रकृति है, तो प्रकृति का प्रदूषित हो जाना, इस तरीके से मैं ये परिदृश्य को मैं देखता हूँ। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि अंत में देखिए आप कि प्रकृति दोह कालिदास ने किया तो उसकी शिक्षा भी उसको मिलती है, क्योंकि वो ऐसे अंतर्द्वंद से गुजरता है कि बाद में पछताता है कि मैंने नहीं जाना था छोड़ के, और अगर चले भी गया तो मैंने तुरंत वापस आ जाना चाहिए था। और अंत में देखिए कि भले ही वो कालिदास का घर न हो, अपने प्रियतम का घर न हो, अपने प्यार का घर न हो, लेकिन एक घर मल्लिका के पास में है। जो विलोम जो है उसका भी अपना घर है, लेकिन अंत में कालिदास के पास कोई घर नहीं होता है और वो दिशाहीन अंत में भटकते रहता है।
तो बार बार जैसे यही है कि एक सीधी सपाट प्रेम कहानी के अंदर जो छुपा हुआ शाश्वत संघर्ष का जो रूप है वो हम इस नाटक में देखते हैं। और इसके लिए मैं जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ कि हमें इन बिंबों को जो है वो बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब कोई कहते कि जैसे हमने भी कहा कि ये प्रेम के त्रिकोण की कहानी है और मोहन राकेश, मुझे बहुत आश्चर्य की बात है, जब मैंने पूरा नाटक पढ़ा मुश्किल से 1 या 2 बार प्रेम ये शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। देखिए, प्रेम कहानी हम कह रहे हैं, प्रेम कथा कह रहे हैं और प्रेम के त्रिकोण की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेम शब्द मात्र 2 बार शायद मेरे पढ़ने में आया है। अब प्रेम शब्द के बजाय भी ये प्रेम कहानी है और उसका वर्णन या उसकी व्याख्या जिस तरीके से मोहन राकेश जी ने की है, मैं तो बोलता हूँ अद्भुत हूँ। मल्लिका कहते हैं कि मेरी भावना ने उनकी भावना का वर्ण किया। अब जिस भावना की बात करें, जिस भावना के वर्ण की बात कर रहे, तो ये विशेष एक भावना है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति है और इस अंततः वो प्रेम ही है, लेकिन ये प्रेम की भावना को जिस भावना के साथ वो कह रहे हैं और जिसमें किसी के लिए जीवन जन्मांतर की बात है, जिंदगी भर प्यार करने की बात है, जीवन के अंतिम क्षण तक प्रेम करने की बात है, उसके लिए चाहिए वो समर्पण त्याग करने की बात है, उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने की बात है, उसके नाम से अपना जीवन जिंदगी भर निभाने की बात है। इतने ये अटूट, अतुलनीय और पराकाष्ठा का प्रेम जो है ये मल्लिका का प्रेम है ना। मैं मल्लिका को जब देखता हूँ, आगे भी मैं बताऊंगा उनके कुछ डायलॉग, तो यह जो प्रेम है ये उदात्त है। इसको आप किसी व्यवहारिकता में, आप किसी परिस्थिति में या आप किसी कारण में, आप किसी एक्सक्यूजेस में और आप अपने दुखों का कैपिटल करके इस तरीके से आप उसको नहीं बांधते। अब इसका आधुनिक संदर्भ अगर आप ले लिया जाए, शायद ये एक बहुत थोथा मजाक भी होगा, लेकिन मैं इसको अगर आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आजकल लोग देखिए अपनी बोरियत मिटाने के लिए प्यार करते हैं, अपने टाइम पास के लिए प्यार करते हैं, या अपना शौक़ मिटाने के लिए प्यार करते हैं, या फिर किसी की दया मिले, सहानुभूति मिले इसलिए प्यार करते हैं, या फिर मैं कितना दुखी हूँ, मैंने कितना लाइफ में स्ट्रगल किया और मैं कितना परेशान हूँ, या इस तरीके का भाव लाके अपने निस्वार्थ के लिए प्रेम का प्रदर्शन करते हैं या प्रेम प्राप्त करते हैं या प्रेम देते भी है। मुझे हमेशा एक इस पर ये आता है कि मेरे सामने मल्लिका है, मेरे सामने कालिदास है, तो डेफिनेटली ये आम आदमी उस तरीके से नहीं है। आज के समय में अगर देखा जाए तो शायद प्रेम एक अवसर का नाम है उनके लिए, प्रेम एक बहाने का नाम है, या प्रेम एक अपने निहित स्वार्थ का है और फिर उस तरीके से उनके अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी मल्लिका अंतिम क्षण तक, चाहे बाद में उसकी शादी विलोम से हो जाती हो, एक बच्ची भी हो जाती हो, तो उसके प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो अंतिम क्षण तक वहाँ आपको कायम दिखेगी। तो ये त्रिकोण जो है इसमें आप देखेंगे कि अंत में जो स्खलन जिसका हुआ है, जो प्रवाह पतित हुआ है, वो हुआ है कालिदास, ठीक है। जबकि देखा जाए तो प्रकृति और सृजनशीलता ये तो मूलतः सहोदर तत्व है। मैं इस तरीके से भी मैं देखता हूँ, मैं उसको एम्बियंस के रूप में देखता हूँ, मैं एटमॉस्फेयर के रूप में देखता हूँ, मैं पर्यावरण के रूप में देखता हूँ, और इवन हम जिसको इकोलॉजी कहते हैं परिस्थिति की, इस भी परिप्रेक्ष्य में मैं आषाढ़ के एक दिन को देखने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए उसका जो शीर्षक है आषाढ़ का एक दिन, और आषाढ़ का एक विशिष्ट मतलब है इस पर्यावरण में, इस ऋतु में, और फिर उसमें का एक दिन। अब कितने दिन हैं आषाढ़ में, अगर टोटल आप परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो कई सालों का उसमें है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ दिन जहाँ इन रिश्ते नातों का एक चरमोत्कर्ष होता है, वो शायद सकारात्मक रूप से हो, नकारात्मक रूप से हो, या फिर जहाँ जहाँ नाट्यात्मक संघर्ष की बात है, अंतर्गत संघर्ष की बात है, बाह्यगत संघर्ष की बात है, तो यहाँ हमको ये दिखता है कि पूरा जो पटाक्षेप इसका होता है वो अंत में शोकात्मिका की ओर जाके होता है। इट्स ए ट्रैजिक एंड।
but it is the basis on the total character of कालिदास। तो हम इसमें देखेंगे कि विलोम कितना सजग है। वो हमेशा चाहता है कि किसी भी तरीके की तकलीफ मल्लिका को ना हो, और वो हमेशा इस तरीके से देखता है कि अगर कोई स्वप्न भी मल्लिका का है तो वो पूरा हो जाए। अब इस हिसाब से यहाँ उदात्त मल्लिका है, वह कालिदास की प्रेरणा है और कालिदास की मतलब की सर्जना की प्रकृति है। और यहाँ विलोम प्रतिनायक में, लेकिन वो हमेशा मल्लिका के सामने अपनी सीमाएं जानता है और अंतिम क्षण तक वो अपनी सीमाओं में ही ये मतलब अपनी सीमाओं में ही रहता है। तो विलोम का ये जो कैरेक्टर है वो अपनी जैसी सीमाएं जानता है, इसीलिए वो अपनी सीमाओं में ही रहता है। अब कुल मिलाकर यहाँ विलोम का कैरेक्टर देखिए स्पष्ट रूप से उभर रहा है, कालिदास का उभर रहा है और मल्लिका का भी उभर रहा है। अब कुल मिलाकर आप अगर नाटक का जो अर्थघटन है या जो पूरा आशय के साथ में उसका आगे बढ़ना है, तो आप देखेंगे कि इसमें सब कैरेक्टर्स की या नाटक की भी नियति तय है। वो दिखता है क्योंकि कालिदास अंतिम क्षण तक नहीं आता है, मल्लिका राह देख रही है और इस बीच वो सारे इंतज़ाम करती है कि एक ना एक दिन जब कालिदास आएगा तो मैं अपने हाथों से भूर्ज पत्र पर लिखा उसी का जो महाकाव्य है वो मैं उसको दूंगी। लेकिन ये समय जा रहा है, समय जा रहा है, कालिदास आते नहीं हैं और फिर एक दिन अचानक उसको पता चल जाता है कि अब उनका मोह भंग हो गया और वो संन्यास ले रहे हैं। तो ये मल्लिका के लिए एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ होती कि अरे मैंने पूरा समर्पण, पूरा त्याग ये इसलिए किया था कि कालिदास एक दिन बहुत बड़ा कवि बने, बहुत बड़ा नाटककार बने, एक बहुत सफल आदमी बने, एक बहुत बड़ा सृजनशील कलाकार बने, जिसके लिए मैंने इतना किया था और आज वो संन्यास ले रहा है। तो मल्लिका अस्वस्थ हो जाती है। लेकिन देखिए समय किसी के हाथ में नहीं है, नियति भी क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। लेकिन इस तरीके के जो सूचन है, जो संकेत है, वो धीरे धीरे इस नाटक में हमको मिल रहे हैं। और जिस मोमेंट में कालिदास मल्लिका को छोड़ के चले जाता है तो वहाँ देखेंगे आप कि घोड़ों की हिनहिनाहट और घोड़ों की टाप आती है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रकृति का जो सिम्फनी नाटक में चल रहा है उसको सबसे पहले भंग करने वाला जो है ये घोड़ों की टिप्पणी है, ये घोड़ों का जो आवाज़ है, जो टापों की आवाज़ है। तो यहाँ से उस तरीके से नियति का अपना खेल शुरू हो जाता है। और आगे आप देखेंगे कि अब ये बिंबों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी जैसे घोड़ों के टापों की आवाज़ आपको बताई, या कुल मिलाकर जो नेचर की वहाँ सिम्फनी है उसको कैसे वो भंग हो रही है। और अंबिका पहले इसके पहले कहती भी एक दृश्य में कि जब भी मैं ऐसे घोड़ों की आवाज़ सुनती हूँ, टापों की आवाज़ सुनती हूँ तो मेरा मन आशंका से भर जाता है। मैं कुछ नई परिचित ऐसी आकृतियाँ देखती हूँ तो मेरा मन अंदर से भयभीत हो जाता है। तो मोहन राकेश जी ऐसे बिंबों के माध्यम से वो सूचन भी आपको उसमें दे देते हैं। तो इस तरीके से अब देखेंगे तो तीनों चरित्र जो है वो अपने अपने स्तर पर जो है वो अब अपनी अपनी नियति के साथ में इन्होंने जीना शुरू कर दिया है। मल्लिका राह देख रही है, कालिदास उधर मझधार में फंसा हुआ है, वो एक लहरों का राजहंस बन चुका है, और विलोम तटस्थ होते हुए भी जो अपनी प्रकृति निष्ठा है उसके द्वारा जो उसको कवच देना है, जबकि विलोम को मालूम है कि जो प्यार कालिदास के प्रति मल्लिका के मन में वो शायद कभी उसको मिल नहीं सकता। तो वो जो प्यार है वो मिल नहीं सकता, ये विलोम को मालूम है। इसके बावजूद अपनी निष्ठा के खातर वो सतत रूप से मल्लिका के पीछे है, मल्लिका के साथ में है। और जिस भावना की वो बात करे, अभी देखा जाए तो जैसे मल्लिका कहते हैं कि मैंने उस भावना से वर्ण किया, तो विलोम ने भी उसी भावना से वर्ण किया है और इसीलिए विलोम अंत तक मल्लिका के साथ में है भी। मैं यहाँ आपको वो मल्लिका का जो संवाद है जो मुझे काफ़ी पसंद है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, शायद और बातें मेरी स्पष्ट हो जाए। मल्लिका कहती है, मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, जो कोमल है और जो अनश्वर है। तो पवित्र है, कोमल है, तो ये तो ठीक है, फिर भी सामान्य बात है। लेकिन उसके बाद में अनश्वर शब्द जो उसने यूज़ किया है या प्रयोग में लाया है, मुझे लगता है कि ये चिरकाल वेदना की
वेदी है, ये चिरकाल वेदना का एक सिंबल है, या ये चिरकाल असफल प्रेम का, असफल भावनाओं का ये एक प्रतीक है जो अंत तक साथ में है और अंत तक वो इस पर उभर के आ जाता है। और यहाँ एक इसके पहले भी बिंब बताया, जब घायल शावक को लेके कालिदास आता है तो और दंतुल अपना अधिकार बताता है कि ये मेरे शिकार किया है तो ये मेरी, तो वहाँ जिस तरीके से मल्लिका उस शावक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है, तो अंततः ऐसे ही घायल शावक के रूप में हम मल्लिका को देख सकते हैं। देखिए सिंबल्स भी कैसे जुड़ते हैं, प्रतिमाएं कैसे जुड़ती है, प्रतीक कैसे जुड़ता है। और इसके पहले अंबिका भी एक प्रश्न पूछती है मल्लिका को, जब कालिदास और मल्लिका साथ में और वो जाने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मल्लिका तुम ये कह रहे हो कि मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ कि उसके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है, और असल में कालिदास उस समय में जो था तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता, इसके बावजूद आप चाहती हो कि आप कालिदास के साथ में रहे, तो ये तुम्हारी छलना है और ये आत्म प्रवंचना है। तो क्या केवल भावनाओं के बल पर जीवन जिया जा सकता है? तो ये एक व्यवहारिक प्रश्न अंबिका भी पूछती है मल्लिका को। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमेशा सृजनशीलता, प्रकृति, व्यवहार, मानवीयता, उसके अंतर संघर्ष, उनमें के जो एक नियति का जो अपना घेरा है वो, ये सारे प्रश्न उसमें आते हैं। अब देखिए कि यहाँ अंततः कालिदास के मन में मल्लिका अक्षुण्य है, ठीक है। मल्लिका के मन में भी जो कालिदास है वो अक्षुण्य है, और विलोम के मन में भी मल्लिका अक्षुण्य है। अब देखा जाए तो तीनों के मन में एक दूसरे जो है अक्षुण्य है, पर असल में देखा जाए तो तीनों एक दूसरे के पास नहीं है। कालिदास मल्लिका के पास नहीं है, मल्लिका कालिदास के पास नहीं है, विलोम के पास फिजिकली मल्लिका है, पर भावना के स्तर पर, मन के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर विलोम के पास मल्लिका नहीं है, ठीक है। अब शरीर के रूप से तो विलोम के पास में है, लेकिन अब ये देखिए सारा होकर भी कुछ नहीं है और कुछ नहीं होकर भी बहुत सारा है। तो यहाँ जो अंतिम स्वर, यहाँ जो आप देखेंगे कि जो रिश्ते नाते का जो अंतिम स्वर यहाँ उभरता है वो एक बड़ा महाशून्य लेके आता है ना। वो जो रिक्तता, वो खालीपन, वो एक महाशून्य की बात जो है ये तीनों कैरेक्टर में है। केवल विलोम जो है ये बता नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपनी प्रकृति निष्ठा इस तरीके से केयर टेकर के रूप में एक्सेप्ट कर ली है, और वो शायद इसी को मानता है कि मैं अगर मल्लिका की देखभाल करूं, मल्लिका को सुरक्षित रखूं, उसको सुखी रखूं, उसको आनंदी रखूं, तो फिर सारी शायद ये बातें उसको मिल जाएगी। अब पूरा नाटक में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अवकाश है, एक बहुत बड़ा अंतराल है, और इस अंतराल के साथ एक काल है, एक समय है। मतलब टाइम एंड स्पेस का इतना नितांत सुंदर, नितांत परफेक्ट उपयोग जो है मोहन राकेश ने किया। और आप देखेंगे, अगर मंचन अगर आप देखते हैं तो एक पूरा दूसरे अंक, तीसरे अंक में पूरा एक खालीपन, एक रिक्तता, एक मटमैलापन, एक अजीब सा क्या कहेंगे, एकांतवाद जैसा, एक उदासी, इस तरीके से पूरे नाटक में आपको यहाँ दिखती है। और इसी के साथ में आप देखेंगे, अगर संवेदनशील लोग अगर आप हैं, आप दर्शक है, पाठक है, तो ये संबंधों को लेके, रिलेशन को लेके एक टीस, एक अंतर्वेदना पाठक भी महसूस कर सकता है, दर्शक भी महसूस कर सकता है। और देखा जाए तो ये मल्लिका के स्तर पर भी हो रहा है। तो यहाँ रस की, यहाँ भावनाओं का जो सार्वत्रिकरण होना है वो भी यहाँ होता है। मुझे अंतिम जो संवाद है कालिदास के, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बताऊंगा। अब जब कालिदास वापस आता है तो असल में वो अपना सब कुछ खो चुका है। मतलब जो एक सिंफनी उसको चाहिए, जो शांति चाहिए, वो पूरा अपना खो चुका है। हताश, हारा, सारा लुटा के इस तरीके से कालिदास आया है। तो जब आप देखेंगे, तीनों चरित्रों को देखेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे, तो आपको ये इस तरीके से लगेगा कि ये तीनों चरित्र अपने अपने स्तर पर खालीपन, रिक्तता, बहुत ही एकांत लेके चल रहे हैं। और इस तरीके से देखेंगे कि वो पूरा अवकाश और समय जो है ये पूरा रिक्तता से भर जाता है, पूरा खालीपन से भर जाता है, और एक शून्य की अनुभूति यहाँ होती है।
जैसे कि भगवान बुद्ध ने भी अपने शून्य की परिकल्पना की है या शून्यवाद की परिकल्पना की है। आप अगर हिंदू मैथोलॉजी में जाएंगे, आदि शंकराचार्य के पास जाएंगे, तो उन्होंने भी ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या की बात कही है। तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि यहाँ एक बड़ा शून्य है, जीवन निरर्थक है, जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा है, इस तरीके का एक बड़ा शून्य, एक बड़ी एब्सर्डिटी भी हम उसको कह सकते हैं, तो वहाँ निर्माण हो जाता है। तो यहाँ हम इस नाटक को अस्तित्ववाद के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये तीनों चरित्रों के जो प्रश्न हैं ये उनके अस्तित्व के प्रश्न हैं, ये उनके होने के प्रश्न हैं, और ये उनके नहीं होने के भी प्रश्न हैं। और अस्तित्ववादी नाटक के रूप में तो इस नाटक को माना ही जाता है। शायद मोहन राकेश जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं अस्तित्ववादी नाटक लिख रहा हूँ, बट जिस तरीके का व्यू, जिस तरीके की रचना, जिस तरीके की शैली, शिल्प कुल मिलाकर जो है, तो इसे एक अस्तित्ववादी नाटक हम कह सकते हैं। और अस्तित्ववाद ने ये पर्टिकुलर एक पोज की, एक सिचुएशन की जो वर्णन करता है, मतलब अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से अगर हमको बताना है तो एक लाइन में उसका वर्णन हम कर सकते हैं कि बीइंग इन नथिंगनेस, है ना, कुछ नहीं होने में होना, नथिंगनेस में बीइंग, मतलब कि नथिंगनेस में होना, और आगे जाके उसी का दूसरा रूप जो है कि एंड नथिंगनेस इन बीइंग। मुझे ये इस नाटक में सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि बीइंग इन नथिंगनेस एंड नथिंगनेस इन बीइंग, या निरर्थकता को अर्थ मिल रहा है और यह अर्थ भी निरर्थक हो रहे। तो ये इस तरीके का जो व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, जो अस्तित्ववाद का बेस है, तो उसका पूरा पूरा प्रत्यय हम इस नाटक में यहाँ देख सकते। अच्छा, ये देखिए कि अस्तित्ववाद भी कहता है कि जब ऐसी स्थिति में है तो उनके पास चॉइस नहीं होता है, और यहाँ भी आज स्थिति ऐसी है कि जो भी चरित्र यहाँ है उनके पास अब परिस्थिति को सामना करने के बजाय, या परिस्थिति के साथ बहने के बजाय, या समय के ताल पर और काल के भाल पर अपने आप को सौंप देने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। अब चॉइस नहीं है, लेकिन अवकाश कायम है, समय कायम है, और ये खाली अवकाश, ये बीत चुका समय जो हमारे हाथ में नहीं है, और यही इस प्रेम की अंतिम परिणति है जो कालिदास, विलोम और मल्लिका के त्रिकोण में ये घूमती है। अब अंततः अगर हमने ये पूछा जाए कि अंततः प्रेम देता क्या है, तो प्रेम क्या देता है, तो असल में आप देखिए कि प्रेम आपको अवकाश देता है, आपको अंतराल देता है, आपको खालीपन देता है, आपको एकांत देता है, आपको दुख देता है, आपको दर्द देता है, आपको परेशानी देता है। इसके बावजूद आपका प्रेम अगर कायम है, इसके बावजूद आप अपने प्रेम पर, आप अपनी कमिटमेंट पर, आप अपनी उन भावनाओं पर कायम हैं, तो फिर प्रेम प्रेम है, अन्यथा वो प्रेम नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे कि कालिदास का वो प्रेम कायम है, मल्लिका का वो प्रेम कायम है, विलोम का भी वो प्रेम कायम है। तो यह प्रेम की परिणति जो है वो आप बीइंग इन नथिंगनेस एंड नथिंगनेस एक बीइंग के रूप में देख सकते हैं। शायद इसके और कई शेड्स हो गए जिसके रूप में हम इसको निर्वाचित कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेम का त्रिकोण जो है इसको बहुत आसानी से बीइंग इन नथिंगनेस एंड नथिंगनेस इज बीइंग, ये परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो मुझे लगता है कि मुझे क्या कहना है ये शायद आप लोग समझ पाएंगे। और जिस तरीके से मतलब अंतिम अंग जो है ये तो मतलब पराकाष्ठा है मोहन राकेश जी के रचना शैली का, उनकी सर्जनशीलता, और बहुत ही एक ठहराव के साथ में ये अंक होता है, बशर्ते कि पीछे बिजली चल रही है, बारिश आ रही है, ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही है, और इस तरीके का एक प्रकृति का रौद्र रूप भी थोड़ा बहुत हमको दिख पड़ता है। और इसके बीच में फिर कालिदास और मल्लिका अंतिम रूप से मिलते हैं, और अंतिम रूप से लेकिन उस अपूर्णता को लेकर, उस अधूरेपन को लेकर, उस टीस को लेकर, उस कसक को लेकर, उस दुख को लेकर। और यहाँ अगर संवेदनशील दर्शक है तो वो स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो प्रकृति का अपना एक अलग रूप दिखाई दे रहा है, समय का अपना एक अलग रूप दिखाई दे रहा है, अवकाश का अपना एक अलग रूप दिखाई दे रहा है, और उसके
परिप्रेक्ष्य में, उसके पटल पर, उसके रूबरू आप कालिदास को और मल्लिका को खड़ा पाते हैं। और जब अंत में बहुत ही एक अच्छा सीन है कि बातें होती कि मैं फिर आना चाहता हूँ, फिर मैं नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, तब असल से घर के अंदर से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। तो कालिदास चौंक जाता है कि बच्ची की आवाज़ कहाँ से, तो ये पूछता है कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। तो एक क्षण मल्लिका रुकती है, उसकी आंखों में आंख डालती है और फिर कहते हैं कि हाँ, ये मेरा वर्तमान है। एक वर्तमान शब्द से शायद इतनी बड़ी बात मोहन राकेश जी कह देते हैं कि यहाँ ये आगे कोई शब्द का प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अब एक उस प्रेम का एक भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल भी है। लेकिन अब वर्तमान में जो है, अब वर्तमान में कालिदास की जगह नहीं है। वर्तमान में अब कालिदास खत्म हो चुका है। अब कालिदास वहाँ उस परिप्रेक्ष्य में, उस दृश्य में नहीं है, फिजिकली रूप से भी नहीं है, भले ही वो मन के रूप में है। और यहाँ जो पीड़ा है कि अंत तक मैं मल्लिका को नहीं पा रहा हूँ मन से, ये विलोम का दुख है। अंत तक कालिदास नहीं मिल पा रहा है, मल्लिका का दुख है। और अंत तक मैं जब आया हूँ फिर से वापस मल्लिका के साथ रहने के लिए, तो अब मल्लिका मेरे साथ नहीं है। तो ये देखेंगे कि एक दुख की परिसीमा यहाँ हमें दिखाई देती है। और इसीलिए बुद्ध ने जो कहा है, बुद्ध ने जो कहा है कि दुख अटल है, दुख अनिवार्य है, लेकिन उसी के साथ में पीड़ा जो है यह वैकल्पिक हो सकती है या वैकल्पिक है। लेकिन अब तो इनके सामने दुख तो अनिवार्य के रूप में है, बट पीड़ा भी अनिवार्य के रूप में इन तीनों चरित्र के सामने है। और मुझे लगता है कि यह विकल्प जो है वो अंततः अपनी निर्णय क्षमता से, क्योंकि अस्तित्ववाद कहता है कि जब आप कोई निर्णय लेते हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। यहाँ जो सारी विडंबना जो होती है वो हम कालिदास की विडंबना यहाँ ज़्यादा देखते हैं। कुछ संवाद मैं आपके सामने यहाँ पढ़कर बताना चाहूँगा ताकि वो जो पूरा अर्थ है आप तक पहुँच सके। वापस जब कालिदास आता है तो वो कहता है कि अब सत्ता और प्रभुता का मोह टूट गया है, मैं मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं ताकि फिर कालिदास के रूप में मैं जी सकूं। मुझे वही सूत्र यहां खींचता रहा कि मैं फिर से कालिदास के रूप में आऊं। लेकिन जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि सारे सूत्र टूटकर बिखर चुके थे। उसके आगे एक था, जब मल्लिका उसको पूछती है कि तुम बीच में क्यों नहीं आए, मुझे पता चला था कि इस क्षेत्र में तुम आए और आए नहीं थे। तो फिर कालिदास कहता है कि मुझे भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी, लेकिन मैं तुम्हारे संबंध में निश्चित था कि एक काल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे सब कहूं, विश्वास दिला सकूं, लेकिन आज सब व्यर्थ है, सारे सूत्र अभी टूट गए हैं। मुझे वर्षों से पहले ही तुम्हारी ओर आ जाना चाहिए था मल्लिका। तो आप देख रहे हैं कि कालिदास किस तरीके से अपनी गलती पर पछता रहा है। और यहाँ विलोम बड़ा एक जबरदस्त उसको उत्तर देता है कि कालिदास को कहता है विलोम कि तुम क्या समझते हो, तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं, तुम नहीं तो कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है कालिदास, वह औरों को भी सत्ता देता है, औरों को भी अवसर देता है। क्या तुम्हें उससे वितृष्णा हो रही है? तो कालिदास को ये एक बहुत ही करारा जवाब यहाँ विलोम देता है। और जो सृजनशीलता की एक सत्ता होती है, जो सृजनशीलता का जो अपना एक रुतबा होता है, वहाँ भी विलोम उसका खंडन करता है। और आपने तो देखा ही है कि मल्लिका किस कदर कालिदास को टूट कर प्यार करती है, अपना भावना से वर्ण करती है। उसकी सारी सफलता में वो अपनी सफलता देखती है। और फिर किस तरीके से जब कालिदास आता है तो और जो एक यहाँ अंतर्द्वंद्व अंतर संघर्ष की बात होती है, अंत में मुझे लगता है कि पूरा नाटक शायद अब 2 वाक्यों में सिमट जाए और मैं उसका अंत में आपको बता दूं कि मैं कैसे उसको देखता हूँ। मैंने पहले कहा कि समय सबसे बलवान है। यहाँ समय प्रकृति के साथ में है, या समय सृजनशीलता के साथ में है, या समय मानवीयता के साथ में है, यहाँ समय व्यवहार के भी साथ में है।
लेकिन जिस दिन कालिदास प्रकृति से द्रोह कर देता है तो सारे सूत्र बिखर जाते हैं। और जब अंत में आता है कालिदास, तो कालिदास कहता है कि मल्लिका, मैं आज अथ से आरंभ करना चाहता हूं। यह संभव था, इच्छा के साथ समय का द्वंद्व था, लेकिन समय अधिक शक्तिशाली निकला। मल्लिका समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और आप देखेंगे कि अंत में समय ने किसी की प्रतीक्षा नहीं की है। न कालिदास मल्लिका को मिल पाया, न मल्लिका कालिदास की हो सकी, और न यहाँ मन से, भावना के वरण से मल्लिका विलोम की हो सकी। तो आप देखेंगे कि फिर वही बात है कि समय के, मैं हमेशा कहता हूँ कि काल के भाल पर और समय के ताल पर, तो यहाँ सारी विवश है। और सारी व्यवस्थाओं के बीच में अंत में मेघ गर्जना के साथ, बरसती हुई बारिश के साथ, और ऐसे एक आषाढ़ के उस एक अंतिम दिन में इस नाटक का भी पटाक्षेप हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रकृति, सर्जना, व्यवहार और मानवीयता के स्तर पर यह नाटक किस तरीके से बिंबों से गुजर कर अपना एक जो अंतिम संदेश है या अंतिम उसको जो कुछ कहना है वो कर देता है। देखिए, मैं जब भी नाटक पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मैं मल्लिका के लिए ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं मल्लिका का जो चरित्र है वो मुझे बहुत दुख और टिस और कसक देता है कि वह तो अंतिम क्षण तक उसने जो वादा किया, उसने जो शब्द दिया कि मैं अंत तक तुम्हारी हूँ, अंत तक मैं तुम्हारी रहूंगी। लेकिन यहाँ सारी बात आकर कालिदास पर रुक जाती है कि वही प्रेम भावना कालिदास के मन में है, लेकिन कालिदास आत्मवंचना करता है, मल्लिका के प्रति उसकी वर्जना है या उसके प्रति वंचना है। और अंततः आप देखेंगे कि पूरा एक बिखराव, हम जिसको उत्तराधुनिकता का बिखराव कहते हैं अंत में, तो पूरा भावनाओं का, प्रेम का सारा विखंडन हो चुका है, सारा बिखर चुका है सारा। और समय, काल अपना एक शक्तिशाली रूप लेके यहाँ खड़ा होता है। अंत में आप देखेंगे कि केवल दरवाजे से उसकी लौटती हुई आवाज़ है, तेज बारिश है, मेघों की गर्जना हो रही है, बिजली कौंध रही है, और एक समय का रौद्र रूप हम यहाँ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद प्रकृति द्रोह का जो इतनी बड़ी शिक्षा कालिदास को दी गई है, तो मुझे लगता है कि ये नाटक समय और काल का, अपनी शक्ति का, अपने रुतबे का ये नाटक है। और इसी के साथ जब आप नाटक खत्म होता है तो एक गहरी टीस, गहरी कसक उसके साथ में हम लोगों की जुड़ती है, पाठक की जुड़ती है, दर्शकों से जुड़ती है। यहाँ एक ही बात है, देखिए, जो वादा करती है जन्मांतर के प्रेम का, तो वो अंत तक मल्लिका निभाती है, वो अपने शब्द पर कायम है। लेकिन जन्मांतर के प्रेम की बात करते हुए भी यहाँ कालिदास नहीं है, वो काल का दास बन गया है। अब ये वाया परिप्रेक्ष्य में भी ले सकते हैं कि मल्लिका के जगह कालिदास है, कालिदास की जगह मल्लिका है। तो यहाँ उल्टा भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते कि शायद कालिदास कायम है, मल्लिका बदल चुकी है। हो सकता है कि यही परिप्रेक्ष्य जन्मांतर की बात करने वाली जो मल्लिका है वो भी कहे, वो भी अपने वचन से, अपने जन्मांतर के प्रेम से शायद हो जाए। तो ये प्रकृति है, ये किसी में भी हो सकती है। तो इस तरीके से एक बहुत ही ताना बाना जो गुना है अंतर्द्वंद्वों का, ये मोहन राकेश जी ही कर सकते, और इसलिए ये एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बात पर अपनी कुछ विचार रख पाया हूँ। फिर से मेरा मंच और गीतांजलि जी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि एक अलग इंटरप्रिटेशन करने का मौका उन्होंने मुझे दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।